Title is 14.9 Angular SHM and its differential equation. Angular SHM and its differential equation. ठीक है, सबसे पहले तो एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन लिख लेते हैं. Angular SHM is defined as the oscillatory motion of a body oscillatory motion of a body in which the torque for angular acceleration is directly proportional to angular displacement and its direction is opposite to that of angular डिस्प्लेसमेंट. ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दिया है दैट दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड, क्योंकि स्टेट बोर्ड में अगर आया तो आपको यही डेफिनेशन लिखना चाहिए, दैट्स वाई. ठीक है. एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज, एंगुलर एसएचएम क्या है? एक ऑसिलेटरी मोशन है एक बॉडी का जिसमें टॉर्क एक्ट होता है. टॉर्क, किसी चीज़ को गोल घुमाने के लिए क्या लगता है? टॉर्क, है ना. इन विच द टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क जो होता है एंगुलर है ना फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, मगर ऑपोजिटली डायरेक्ट होगा आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बोले समझा नहीं कैसा? बता दो मैं आपको. अगला इसी से जुड़ा जो पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, इसमें समझ में आ जाएगा. वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम. आप एक रिजिड सपोर्ट इमेजिन करिए और उसके साथ वायर से अटैच्ड है एक डिस्क. ठीक है, डिस्क अटैच्ड है. ये बस एक रेडियस जैसी लाइन है और कुछ नहीं है. इससे पता चलेगा कि हमारा ऑसिलेशन कैसे हो रहा है. अब मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से ऐसा ट्विस्ट किया, डिस्क को ट्विस्ट किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये डिस्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना. तो मैं ये देखता हूँ कि डिस्क ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है. ये लाइन जो यहाँ थी पहले यहाँ आ गई, फिर कभी कभी यहाँ चले जाती है, और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? थीटा तक के, और मैक्स टू मैक्स थीटा तक के हुआ है. देखो मान लो कि जब डिस्क ये पोजीशन से ये पोजीशन पे गया होगा, डिस्क ऐसा था, तुमने इसको ट्विस्ट किए छोड़ दिए, तो ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है. मान लो जब ये मीन पोजीशन से ऐसा गया होगा, है ना, डिफ्लेक्शन कितना हुआ? थीटा.
तार के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ होगा। तार के अंदर रीस्टोरिंग मतलब वापस उसको सेम जगह पे लाने के लिए एक टॉर्क जनरेट हुआ होगा, है ना। वो रीस्टोर, देखो थीटा कहाँ, थीटा किधर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में, है कि नहीं, मेरे लिए लेफ्ट, आपके लिए राइट। तो थीटा आपके लिए देखा जाए तो राइट साइड में बढ़ता जाएगा, तो थीटा इस तरफ बढ़ रहा है और टॉर्क उसको कहाँ खींच रहा है, अंदर की तरफ। रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ खींच रहा है, अंदर की तरफ। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर इस पे जो टॉर्क लग रहा है, जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा को, क्योंकि तुम जितना ज्यादा वो उसको डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा उस पर क्या जनरेट हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा को, बट नेगेटिव साइन मतलब क्या इंडिकेट करेगा कि वो उसको अपोज करेगा। थीटा की वैल्यू को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। थीटा राइट साइड में बढ़ता है और रिस्टोरिंग टॉर्क उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, मान लिया कि आपका रिस्टोरिंग टॉर्क कुछ इस तरह से होगा। फिर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगी सी। सी क्या है, इसे हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला और ये चीज़ें आपको दोबारा आएगी, ये आएगा दोबारा आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में, है ना। वो कब आएगा बताएंगे आपको उसमें। इसे फिलहाल क्या कहते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट, या फिर एक और नाम दिया गया है उसको, मैं जिसको ओरली बोल देता हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कांस्टेंट। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कांस्टेंट। जब वायर एक बार ऐसा गोल घूम जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक ट्विस्ट हुआ, ये मोड़ना है ना। तो एक ट्विस्ट पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है उसको हम लोग सी से बताते हैं, क्योंकि हर वायर अलग अलग बिहेव करेगा। तुमको नहीं लगता कि अगर मैं कॉपर के वायर से लटकाऊं और एल्यूमिनियम के वायर से लटकाऊं तो उनका बिहेवियर अलग अलग होगा, है कि नहीं। एक कॉपर के वायर से लटका के मैंने डिस्क को पूरा 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करके छोड़ा, और एक एल्यूमिनियम के वायर से घुमाकर मैंने ऐसा करके छोड़ा, तो तुमको नहीं लगता कि इसमें बिहेवियर दोनों का अलग अलग होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों अलग अलग लगाएंगे, सेम लगाएंगे क्या, मटेरियल बदल गया ना। अगर मटेरियल को आप मोड़ रहे हैं ऐसा, तो वो रिएक्ट कैसे करेगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करता। तो भैया हम लोग कहेंगे इट इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट कांस्टेंट। चलो इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर में एक पढ़ा है, बोले क्या, कि टॉर्क को आप ये फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है, याद आया कि नहीं, टॉ इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा, है ना। सर कुछ देखे जैसा तो लग रहा बट याद नहीं आ रहा, है ना। आई स्टैंड्स फॉर आइसक्रीम, बोल भी दिया आइसक्रीम। अबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बोले ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला है, ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, तो क्यों ना इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए। तो फिर हम लोग लिखेंगे therefore I अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा और I अल्फा प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं अल्फा को लिख सकता हूं डी ओमेगा अपॉन डी टी। देखो भैया सब लोग इधर ध्यान दो, अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, फिर मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। बोर्ड एग्जाम में ये एक बार आया था, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज एंगुलर एसएचएम एंड डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। चलो लिख लो, ये सब शॉर्टकट में है।
इधर का हो गया। Period of oscillation of a bar magnet in uniform magnetic field. Period of oscillation of bar magnet in uniform magnetic field. ये चीज़ थोड़ा सा ऐसा है कि मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चैप्टर का हल्का सा नॉलेज होना ज़रूरी था। ये स्टेट बोर्ड की तरफ से आया आपको पहले के पहले, एनसीईआरटी में नहीं है। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में दिए गए, मगर स्टेट बोर्ड में इसको पहले डाल दिया। तो ये एक तो एरर आया बोर्ड का, नो डाउट। इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिना नॉलेज के कोई भी चीज़ को आप पहले नहीं डाल सकते। जैसे मान लो इसमें अभी आने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट करके, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये कंसेप्ट आने वाले हैं। अब तुमको मालूम ही नहीं क्या है वो चीज़, तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल जाएगा तुमको। खैर अभी तो फ़िलहाल तुमको रट्टा जैसा करना पड़ेगा, बस मैं जितना हो सके बता दूंगा। फ़िलहाल देखो, मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जो मैग्नेट की एबिलिटी को नापता है कि कितना अच्छा मैग्नेट है। और इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा, सुन लो गौर से, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो आप देख सकते हैं ये एरोज बनाया मैंने ऐसा, वेक्टर एम, ये वेक्टर एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। आई थिंक यहाँ म्यू दिया हुआ है, म्यू ले लेता हूँ मैं, चलो। तो यहाँ पर म्यू जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ध्यान रखना, म्यू बहुत जगह आ रहा, बहुत बार आ रहा। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है, और भी कई जगह आ रहा होगा, है ना। मास पर यूनिट लेंथ के लिए भी म्यू इस्तेमाल करते हैं, लीनियर डेंसिटी के लिए। तो देखो भैया, यहाँ पर तो मैग्नेटिक मोमेंट है वो। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर आप सिंपल लॉजिकली समझो, ये ब्लू कलर की लाइन आपको उसका एरो ऐसा नज़र आ रहा है, जिसके लिए मैंने वेक्टर बी सिंबल दिया है। इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटिक फील्ड अभी का मान के चलो। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसी डायरेक्टेड है। और जैसे कि मैं जानता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना। तो मतलब यहाँ से निकल कर इधर जा रही, इसका मतलब यहाँ कोई तो भी बाहर वाला मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है, और यहाँ कोई तो भी बाहर वाले मैग्नेट का साउथ पोल है। समझ में आ रहा नहीं? अब तुमने क्या किए, पहले मैग्नेट ऐसा रखा था, देखो ये साउथ के सामने नॉर्थ है, और ये नॉर्थ के सामने साउथ है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ये भी अट्रैक्ट करता, ये भी अट्रैक्ट करता, और ये उनके बीच में का सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये बीच में का सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। अब जब मैं उसको सरकाने की कोशिश करता हूं ऐसा, है ना, जब मैं उसको ऐसा रोटेट करने की कोशिश करता हूं, तुमको नहीं लग रहा साउथ पोल दूर जा रहा उससे, और ये नॉर्थ पोल भी दूर जा रहा साउथ पोल से। तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ये भी क्या करेगा, अब उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। ये बाहर वाला साउथ पोल इसको इधर खींचेगा, और ये वाला बाहर वाला नॉर्थ पोल इसको अंदर खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वापस ऐसा आ जाएगा। अगर आप ऐसा रोटेट करके छोड़ेंगे तो ये वापस ऐसा आ जाएगा। तुमको नहीं लग रहा ऐसा कि मैं यूं रोटेट करूंगा ये ऐसे ही आ जाएगा,
क्यों? बोले क्योंकि देखो ये साउथ पोल दूर जा रहा तो नॉर्थ पोल खींच ले रहा है ना। अच्छा देखो, आप देखो जब ये इस तरह से घुमा रहे तो आप क्या लगा रहे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या लगा रहे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मगर जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस इधर आ जाएगा। किसकी वजह से? रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। मतलब हर कदम पे जैसे जैसे मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूं उसको एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। और किसके वजह से लग रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब यही रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग इस फॉर्मूले से देते हैं, माइनस म्यू बी साइन थीटा। एम बी बोल सकते हैं, म्यू बी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। ये अभी फिलहाल आप डायरेक्ट ही जानो क्योंकि उसका डेरिवेशन आपको उस चैप्टर में मिलेगा। तो माइनस म्यू बी साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क। आया समझ में? डायरेक्ट करो अभी यहां पर, माइनस म्यू बी साइन थीटा। ठीक है, अब रीस्टोरिंग टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, दैट इज आई इंटू अल्फा। अब मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा। मगर थीटा तो स्मॉल है, तो अगर थीटा स्मॉल रहा तो माइनस म्यू बी इंटू थीटा। ठीक है, अब यहां पर आई को इधर लेके आ जाओ, थीटा को इधर ला लो, तो देखो अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई। अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई। अब अल्फा क्या है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये भैया ये तो क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? माइनस म्यू बी अपॉन आई। अब इससे मैं निकाल सकता हूं इसका टाइम पीरियड। बोले कैसे? बोले देखो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या था वो? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था ना, है कि नहीं? मगर ये कौन सा एसएचएम है? अरे भैया सिर्फ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट काय में था? लीनियर एसएचएम में। ये कौन सा एसएचएम है? एंगुलर एसएचएम है। तो यहां पर क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं अब पूरा लिखने के बजाय एक काम करता, सिंबल डाल देता, अल्फा अपॉन थीटा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है? मैग्नीट्यूड बताओ क्या है? तो बोले सर वो तो म्यू बी अपॉन आई है। म्यू बी अपॉन मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन मत लेना भैया, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो भैया अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई है। ओ भाई हाँ, बोले अल्फा अपॉन थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की जगह आप ये डाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। आई चले जाएगा ऊपर। अब आई चले गया ऊपर तो फिर फाइनल फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? देयरफॉर ये हो गया क्या लिखना इधर का? इधर का हो गया क्या? तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, एंड दिस इज इट, दिस इज द गिवन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। चलो लिख लो। हाँ मैं